हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ योर अकाउंटेंसी स्टोरीज। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्ट 3। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, जिससे कि आप मेरे सिलेबस को कोप अप कर पाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पर क्लिक करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई हुई है जिसमें कि लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में कुछ एसेट और लायबिलिटीज लिखे हुए हैं। एसेट साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार मार्क जिसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार मार्क है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम वैसा एक लायबिलिटी साइड में भी दिया हुआ है। कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में भी आ सकता है और वो लायबिलिटी साइड में भी आ सकता है। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट करता है तो उसका जो प्लस वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, और अगर कोई बिजनेस लॉस करता है तो जो नेगेटिव बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, वही इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का आपस में कनेक्शन है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है, उसका अगर फ्यूचर में कोई मार्केट वैल्यू गिरता है, ठीक है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हर एक बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म अपने पास एक पहले से एक रिजर्व क्रिएट करके रखता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि हम प्रोविजन फॉर डेटर्स बना के रखते हैं कि अगर हमारा डेटर्स बैड डेट बन गया तो वो जो लॉस है वो हम प्रोविजन से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कह सकते हो आपकी, वो एक तरीके से प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका नाम वैसा नहीं है, उसका नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही है या फंड ही है, तो आप उसको प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, वो सिर्फ डेटर्स के लिए नाम है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व। लास्ट पार्ट में आपने पढ़ा था जनरल रिजर्व के बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो नाम है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इस ये जो होता है पार्टनर्स अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अलग कर देते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर में अगर किसी भी एम्प्लॉय को इमरजेंसी पड़े या कोई हेल्थ इशू हो तो वो इस पैसे से उनकी हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, और इसका इफेक्ट उनके प्रॉफिट पर नहीं पड़ता, इसके लिए वो अलग से एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था ये सब चीज़ें। अब इन सब की जो मेन एंट्रीज होती हैं, जो मेन ट्रीटमेंट होता है, वो हम अकाउंट से कैसे करते हैं, चलिए आप देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पहले से केस 1 लिखा हुआ है। केस 1 है, मैं यहाँ पे पहले से क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 decide to share profit and losses in the ratio of 4:3 with effect from 1 अप्रैल 2017। ठीक है, उनका पैसा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि उनका फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और जब किसी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें जितने पुराने रिजर्व होते हैं, जितने में प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, रिजर्व हुआ, वो सब पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने PSR में बांटा जाता है। न्यू PSR में नहीं बांटते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना वाला होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 60,000 रुपीज़ पहले से हैं। ठीक है, मतलब रिजर्व हमारा 60,000 रुपये का है। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। केस 1 देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी है, मतलब कुछ भी ना बोला हो रिजर्व के बारे में, रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में लेकिन कुछ बोला नहीं गया है, तो आप ये असम्पशन लीजिएगा कि उस क्वेश्चन में यानी कि कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं उठा है, जिस वजह से रिजर्व में कोई भी खर्चा नहीं हुआ है, तो जो पूरा पैसा रिजर्व का है वो वैसा का वैसा बचा हुआ है। तो ये जो पूरा 60,000 रुपये बचा हुआ है, ये आप तीनों पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में बांट देंगे। तो जब आप बांटेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 30, 20, 10,000 करके उनको ओल्ड PSR में बांट देंगे और नीचे आप अपने नरेशन लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। केस 2 है इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000। अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो 60,000 पे, तो आप देख सकते हैं कि पहले से हमारे क्वेश्चन में रिजर्व जो है वो 60,000 ही दिया हुआ है और वो क्लेम ही 60,000 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचा पार्टनर्स को देने के लिए, क्योंकि सारा पैसा खर्च हो गया क्लेम देने में। ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या करोगे आप, सिंपल से एंट्री क्या पास करोगे,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। 60 क्योंकि जो क्लेम है वो कट जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा पैसा खर्च हो चुका है। नीचे हम नरेशन लिख देना और वहाँ से का क्वेश्चन वही खत्म हो गया और कुछ करना नहीं है। जो नेक्स्ट है वो है इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000। तो अब जो क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन का वो है 75,000, लेकिन हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 60,000 रुपये है। मतलब कि हमारा 15,000 हमारा एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, जो माइनस फिगर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये 15,000 एक्स्ट्रा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्टनर्स को उठाना पड़ेगा लॉस। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? इसके लिए हम दो एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 75,000। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, अब बहुत सोचेंगे रिवैल्यूएशन होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो होता है जहाँ पे एसेट छोटे और बड़े होते हैं। ठीक है, और जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि सोचिए आज एट द प्रेजेंट मोमेंट किसी भी लैंड की कीमत आज जो है आने वाले 20 सालों में उसकी कीमत बदलने वाली है। ठीक है, तो अब बिज़नेस में क्योंकि वो बिज़नेस की भी अब जो बिज़नेस का लैंड है उसकी कीमत बदल जाएगी, वो बढ़ भी सकता है, वैसे बढ़ ही जाएगा, लैंड हमेशा बढ़ता ही है, वो बढ़ जाएगा। तो फिर पार्टनर्स जो हैं या कोई भी अकाउंटेंट है इसको अपने बैलेंस शीट कैसे दिखाएगा? तो वो लोग क्या करते हैं, वो अलग से पुराना रिकॉर्ड नहीं खोलते हैं, वो लोग नए अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें क्या होता है जितने भी एसेट बढ़े हैं जिनकी वैल्यू बढ़ जाती है उसको बढ़ा दिया जाता है, जितने भी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है उनको बढ़ा दिया जाता है, और जो छोटे होते हैं छोटा कर दिया जाता है, और उसके बाद जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उसको पार्टनर्स में उनके पीएसआई में बांट दिया जाता है। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी कीमत फिक्स एसेट हो उसकी कीमत टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट सोचिए आज जो है वो कल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एसेट हो सकता है, उसकी आज कीमत कुछ और है, वो आगे जाके बड़ी भी सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस हो रहा है जितने अमाउंट से वो एसेट बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है, वो अमाउंट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको जो आपका प्रॉफिट लॉस निकलेगा पार्टनर से बांट दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली जो अमाउंट जितने अमाउंट से आपका वो एसेट बढ़े थे वो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा और आपका बैलेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अभी जो आपने यहाँ पे पहले से एंट्री पास कर ली रीवैल्यूएशन के साथ, अभी जो आपका लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि यहाँ 15,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा है। ठीक है, अपनी जेब से देना पड़ा है पार्टनर्स को, तो फिर ये लॉस है पार्टनर्स के लिए। तो क्या किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, ह्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। ये हमने क्यों किया? क्योंकि इसमें जो पीएसआर जो हमारा ओल्ड पीएसआर था हमने उसी रेशियो में इस लॉस को भी बांट दिया पार्टनर्स में, जिससे ऑटोमेटिकली पार्टनर्स का कैपिटल उस अमाउंट से छोटा हो गया, तो उनका अकाउंट अपने आप एडजस्ट हो गया। ठीक है, अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे इन्वेस्टमेंट है, सोचिए कि अगर आज मैं एमआरएफ टायर का कोई शेयर खरीदता हूँ, ठीक है, वहाँ पे कुछ शेयर लेता हूँ उसका, तो आज सोचिए उस शेयर की कीमत 10,000 रुपीज़ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 20 सालों में उसकी कीमत 40,000 हो सकती है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 20 सालों में उसकी कीमत जो आज मैं 10 का लिया है वो 5,000 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मेरा आने वाले 10 सालों में अगर उस शेयर की कीमत 5,000 हो जाती है तो यानी कि मेरा 5,000 का लॉस है। तो ये जो मेरा लॉस है ये मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग पार्टनर्स क्या करते हैं, वो लोग अलग से इसके लिए रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ठीक वैसे जैसे कि हम बैड डेट के लिए क्रिएट करते हैं प्रोविजन फॉर डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेटर्स से क्रिएट करते हैं कि अगर फ्यूचर में डेटर भाग गया तो फिर हम क्या करेंगे, अपना लॉस कवर कर लेंगे। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पर रिजर्व क्रिएट कर लिया जाता है कि अगर केस फ्यूचर में हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर जाता है मार्केट पे, तो जो हमारा लॉस हुआ है वो हम अपने रिजर्व के थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिजनेस के प्रॉफिट को ज़्यादा असर नहीं पड़ पाएगा, और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। ठीक है, पी क्यू आर का रेशियो था 3:1 और उन्होंने सोचा कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1, यानी कि उनका फिर से कह सकते हैं आप प्रॉफिट चेंज हो रहा है, शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं उनके फर्म का
कंस्टिट्यूशन हो रहा है। और जब भी ऐसा होता है, जितने भी फर्म के रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने भी रिजर्व होते हैं, जो भी होता है, एसेट होते हैं, प्रॉफिट होता है, वो सब उनके पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट दिया जाता है। उसके बाद नया फर्म उनके नए पीएसआर के साथ स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कि नए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते हैं, हर चीज़ नया होता है, हर अमाउंट नया होता है, पुराना जितना भी अमाउंट होता है, जितना भी लॉस प्रॉफिट, वो सब पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं जिसके साथ आपको ट्रीटमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वहाँ पैसा मेरे पास कितना है, 30,000 रुपीज़ है, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट जो कि मार्केट वैल्यू का है, उसकी मेरे अभी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में है 5 लाख। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है, मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 5 लाख का शो हो रहा है, और रिजर्व का अभी कीमत मेरे पास, मैंने उसका रिजर्व क्रिएट किया हुआ है 30,000। ठीक है, चलिए अब केस 1 देखते हैं। तो देखिए, अगर वहाँ पे लिखा होगा, किसी क्वेश्चन में से लिखा हो, इफ़ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, और वो सेम और इन सेम मार्केट वैल्यू, और या फिर वो सेम मार्केट वैल्यू का हो, तो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जब भी कीमत कम होती है, हमें तभी ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कीमत सेम ही है और कोई भी इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं हुई है, तो ऐसे टाइम पर खुद चुपचाप क्या करना क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, जो यहाँ के दिया हुआ है 30,000, इसको आप पार्टनर्स को बांट देना है उनके ओल्ड पीएसआर में। न्यू पीएसआर में नहीं बांटना है, सब कुछ ओल्ड पीएसआर में ही होता है। ठीक है, जो होगा 3:1। तो आप जब बांटोगे तो आप एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 15,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है, फिर नीचे नेशन लिख दोगे आप, ट्रांसफर एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रोफिट रेशियो, या आप यहाँ पे नरेशन लिख दोगे। ठीक है, अभी उस तरह से नेक्स्ट है कि सोचिए, अब सेकंड केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। अगर किसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,88,000 हो गई है, तो अब ये कह सकते हो कि किसी की अगर 5 लाख पहले था, वो अगर फ्यूचर में उसकी 4,88,000 हो गई, तो उसका 12,000 कीमत गिर गया। अब ये 12,000 आपका गिर गया है, तो प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि हमने पहले से रिजर्व क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे। तो क्या करेंगे, जो 12,000 का लॉस होने वाला है, ये हम रिजर्व से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, हम आप रिजर्व से माइनस कर, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है, 30,000 का, और मेरा लॉस कितना हुआ, तो सिर्फ 12,000 का। जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास बच जाएगा ऑलमोस्ट 18,000। ठीक है, तो ये जो 18,000 है, ये हम पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं रख सकते, क्योंकि अब हम लोग नया फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, जिसका जो प्रॉफिट लॉस है उसको मिल जाएगा। तो जब हम ऐसा आप एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आप माइनस कर दोगे 5 लाख माइनस 4,88,000, तो हो जाएगा 12,000, और जितना पैसा बच गया उसको आप उनके ओल्ड पीएसआर 3:1 में डिवाइड कर दोगे, तो आपका हो जाएगा 9,000, 6,000, 3,000, फिर नीचे नरेशन लिख दोगे। ठीक है, अभी थर्ड सिचुएशन है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,46,000 हो चुकी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 24,000 की गिरावट हो चुकी है इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू पे। पहले इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, अब वो 4,46,000 का हो चुका है। आप माइनस करोगे तो आपके सामने आएगा 24,000। तो 24,000, लेकिन हमारे पास जो है रिजर्व पहले से क्रिएट हो रखा है, सॉरी वो हो जाएगा 54,000 का, सॉरी डिफरेंस होगा 54,000 का। और हमारे पास मार्केट वैल्यू जो क्रिएट हो रखी है, जो हमारे रिजर्व है, वो सिर्फ 30,000 का है। यानी कि हम सिर्फ जो लॉस बियर कर सकते हैं रिजर्व के थ्रू, वो है 30,000, और जो रिमेनिंग है 24,000, उसको कवर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या एंट्री पास करेंगे, या 2 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिजर्व का पूरा अमाउंट लिख देंगे आप। फिर लिखोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000, जो पैसा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है 24,000। ठीक है, उसके नीचे लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000, जो रिवैल्यूएशन ने कहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसेट छोटा हो रहा है, तो वापस से मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मेरा एसेट छोटा हो गया, मैंने एसेट को छोटा कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो मेरा लॉस हुआ है 24,000 का, ये मैंने पार्टनर से मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये लॉस उनकी जेब से जाएगा, क्योंकि रिजर्व तो कवर हो चुका था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वापस से ये लॉस पार्टनर से कैपिटल को छोटा कर देगा। तो मैं क्या एंट्री करूँगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट जितने भी होते हैं, वो चाहे बिजनेस का हो पार्टनर को, डेबिट क्रेडिट की कोई भी चीज़ अगर क्रेडिट की होती है,
तो वो उसको क्रेडिट करने से वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। और कोई भी चीज़ अगर डेबिट की होती है उसको डेबिट करने से उसका अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब कि सोचिए कोई एसेट है, अगर कोई एसेट को अगर जो एसेट ऑटोमेटिकली डेबिट होता है ना, अगर उसको डेबिट ही कर दोगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी वो प्लस बढ़ेगा। और अगर कोई एसेट को आप क्रेडिट कर दोगे तो एसेट छोटा हो जाएगा, एसेट की वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसलिए आप कह सकते हो कि कोई भी एसेट डेबिट होता है तो वो क्रेडिट से कट जाता है, और कोई भी लायबिलिटी जो क्रेडिट होती है वो डेबिट से कट जाती है। ठीक है, अभी जो हम नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं वो केस है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज़ 5,06,000। अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 5,06,000 है तो अच्छी बात है। हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने लिया था वो 5 लाख का था, लेकिन अब वो 5,06,000 का हो गया है। मान लें कि मेरा प्रॉफिट 6,000 बढ़ चुका है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, लाइक मुझे उसकी एसेट है क्योंकि फिक्स एसेट है इन्वेस्टमेंट, मुझे उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में बढ़ानी पड़ेगी। वो मैं कैसे करूँगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे क्या क्या एंट्री पास करनी बताता हूँ। यहाँ पे हम 3 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री होगी कि हम जो रिज़र्व है हमारे पास बैलेंस शीट में, जो कि मेरे पास रिज़र्व है 30,000 का, क्योंकि मेरा लॉस तो हुआ नहीं, तो अब रिजर्व तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए ना, तो मैं रिजर्व पार्टनर्स को बांट दूंगा। मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 15,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। ये पार्टनर्स को मैं बांट दूंगा। उसके बाद ये जो मेरा 6,000 प्रॉफिट है, यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया है, तो मैं इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पे बढ़ा दूंगा। तो मैं क्या एंट्री लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, तो डेबिट की चीज़ को डेबिट करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है तो उसको 6,000 डेबिट कर देंगे, तो हम कह सकते हैं उसकी कीमत 6,000 बैलेंस शीट में बढ़ जाएगी। तो हमने वही किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मेरा आ गया 6,000 हम दोनों साइड लिख देंगे। थर्ड एंट्री हम पास करेंगे। अब जो हमारा प्लस वाला ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी, ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर घुसा हुआ है, तो हम इसको पार्टनर्स को बांट देंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 को हम बांटेंगे 3:2:1, जो कि उनका ओल्ड PSR रेशियो है, जो हमारा हो जाएगा 3,000 2,000 1,000। इससे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो P का 3,000 से बढ़ जाएगा, Q का 2,000 से बढ़ जाएगा, और R का 1,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं एक लास्ट पॉइंट और बोल देता हूँ कि जितने भी एंट्रीज आप करेंगे वो सारे ओल्ड PSR में ही होंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होंगे, कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब जो पुराना फर्म है वो बंद हो रहा है या फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी टाइम पे ही सारे जितने भी रिजर्व होते हैं बांटे जाते हैं। तो आप नए PSR रेशियो को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ओल्ड PSR में ही सारा काम होगा। और अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको दिल से अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।